हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्थिर वैद्युतिकी की लेक्चर सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आवेशों के बारे में पढ़ा था, कूलाम के नियम, आवेश और वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब नया टॉपिक आया है वैद्युत द्विध्रुव। नाम से ही पता चल रहा है द्विध्रुव, यानी कि इसके कितने ध्रुव होंगे? 2 ध्रुव। हम लोग जानते हैं जैसे चुंबक की बात अगर की जाए तो उसमें 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक वही यहाँ पर वैद्युत शब्द आ रहा है, यानी कि इसका मतलब है ये आवेशों की बात की जाएगा। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा के अनुसार वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। रिटन में इसकी परिभाषा देखिए परिभाषा आपके सामने शो हो रही है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है? बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश। बिंदु आवेश के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर इसका फिगर ड्रॉ करना होगा तो कुछ इस तरह से इसका फिगर होगा। 1 2 बिंदु आवेश इस तरह से दिखाएंगे। अगर एक पर इस पर हम प्लस क्यू आवेश दिखा रहे हैं तो दूसरे पर हम दिखाएंगे माइनस क्यू। ध्यान रखिएगा, एक पर अगर हम प्लस क्यू दिखा रहे हैं तो दूसरे पर माइनस क्यू, यानी कि एक पर धन आवेश तो दूसरे पर ऋण आवेश। यहाँ पर शब्द लिखा है ना, बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, और इनके बीच की दूरी क्या होगी? बहुत ही कम होगी। इनके बीच की दूरी हम मानते हैं 2L मीटर। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये 2L क्यों लिया जा रहा है। तो इसके देखिए मध्य बिंदु पर O, इसका मूल बिंदु या मध्य बिंदु अगर हम लेंगे तो उसको हम मानेंगे O। अगर हम रीडिंग निकालने की कोशिश करेंगे या किसी इसके माध्यम से किसी बिंदु P पर हम अगर मान निकालना चाहें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान या वैद्युत विभव का मान निकालना चाहें, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसके केंद्र से यहाँ माइनस क्यू तक और केंद्र से प्लस क्यू तक इसकी काउंटिंग करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम मानते हैं यक्स या यल अकेले मानते हैं तो यहाँ पर आएगा L/2, यहाँ पर L/2। तो हमको कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत महसूस होगी। तो यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति पे जो भी वैज्ञानिक बैठे थे उन्होंने यह माना कि इनके बीच की दूरी हम 2L मानेंगे। तो ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए इनके बीच की दूरी 10 मीटर होगी तो कह सकते हैं कि यहाँ पर 2L बराबर 10 तो L बराबर 5, और वैसे भी मान आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2L मानने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P से प्रदर्शित करते हैं तथा वैद्युत द्विध्रुव का परिमाण किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर देखिए P बराबर Q इंटू 2L। यहाँ पर किसी एक आवेश को लिया गया है तथा इनके बीच की दूरी कितनी है आपकी? 2L। इसको इस रूप में हम अधिक परिचित रहेंगे आगे चल के। P बराबर 2QL, ये याद करने में भी आसान होगा, 2QL। ठीक, अब आगे चलते हैं। चलिए अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रक एवं विमा के बारे में बात करते हैं। सूत्र यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश गुणे दूरी। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, वो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। यानी कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका? कूलाम मीटर। और इसी हिसाब से अगर मात्रक इसका विमा निकालना चाहें तो हम किस तरह से दिखा सकते हैं? देखिए, हम पहले ही वीडियो में हमने पढ़ रखा था Q बराबर IT होता है, तो इस हिसाब से इसकी विमा क्या हो जाएगी? A और T।
और 2l, या यल क्या है आपका लंबाई। ध्यान रहे यल स्क्वायर होता, यहाँ पर लंबाई यल स्क्वायर होती तो यहाँ पर यल की पावर 2 हो जाती, लेकिन यहाँ पर 2l है तो 2 को हम विमाहीन मानेंगे। ध्यान रखिएगा, इसको स्क्वायर के रूप में नहीं लिखेंगे। लेकिन विमा पद्धति में ATL नहीं लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे हम इस तरह से LTA। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण अब इसके अलग अलग हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं से और वैद्युत विभव के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में काफ़ी हद तक जाना था। अब अगर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी वैद्युत आवेश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी हो और वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो उसके लिए कैसी अवस्था आती है उसके बारे में ये हेडिंग हमको जानकारी देगी। बात करते हैं इस हेडिंग के। इस हेडिंग में भी ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर समझने वाली बात है कि मान लीजिए, जैसा कि अभी हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा कि मान लीजिए कोई +Q आवेश है और दूसरी ओर क्या होगा आपका -Q आवेश, और इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी 2l। अब इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमको ज्ञात करनी होगी तो इसके चारों ओर देखिए एक अच्छा खासा रेडियस तैयार होगा जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी होगी। तो इस अवस्था में इसके कई सारे पार्ट होते हैं। हो सकता है जो भी बिंदु पर हमको ज्ञात करना हो सकता है इसके अक्ष पर स्थित हो, या इसके ठीक परपेंडिकुलर यानी कि एकदम लंबवत अवस्था में यहाँ पर स्थित हो, या लंबवत या अक्ष के रूप में ना स्थित होकर तिरछा इस तरह से स्थित हो। तो इस हिसाब से इसकी 3 अवस्थाएं बनती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी अक्षीय स्थिति पर। ठीक, यानी कि अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति। इसमें अब समझने की कोशिश करते हैं। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण +Q व -Q आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी कितनी है 2l। अब इसकी अक्ष पर अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित होगा, इसी की एक्सियल लाइन पर कोई बिंदु P है जिस पर हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं +Q आवेश, +Q आवेश क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को हमेशा उत्सर्जित करता है। तो इस +Q आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, इसकी विपरीत दिशा में। इसको E1 मान लेंगे। -Q क्या करता है, आवेशों को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन इधर होगा E2। ठीक, अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, इसके बीचों बीच। क्यों, क्योंकि एक डायरेक्शन इधर है और एक डायरेक्शन इधर है। अगर दोनों की दिशा एक तरफ होती तो आपका इनका योग आ जाता, लेकिन यहाँ पर इनका अलग अलग दिशाओं के कारण होगा, इनको आपस में घटाना पड़ेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं इनके दूरियों की। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, इसके मध्य बिंदु O से -Q की दूरी L हो जाएगी और इधर की दूरी आपकी L। यहाँ पर ध्यान रखिए ये आवेश से इससे कितनी दूरी पर, R दूरी पर मान लीजिए ये स्थित है। अब ये क्या होगा, इसके केंद्र O से प्रदर्शित किया जाएगा। O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो अगर यहाँ पर देखिए 2 स्थितियाँ बन रही हैं, एक तो इस किनारे -Q आवेश है और एक आपका इस तरह आवेश है आपका +Q। अगर बात करते हैं हम, देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ से बात करते हैं -Q आवेश है या +Q से पहले शुरू करते हैं इस किनारे से। देखिए +Q क्या कर रहा है, इधर की ओर डायरेक्शन इसका दे रहा है। तो +Q के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात करेंगे
तो E1 बराबर क्या हो रहा है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ रखा है, E बराबर क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 K इंटू के क्या है, ये जो भी वैद्युत द्विध्रुव जिस माध्यम में रखा है उसका परावैद्युतांक है। ठीक, मान लीजिए कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। अगर मान लीजिए ये निर्वात या वायु में होगा तो इसका के का मान 1 हो जाएगा। ठीक, इंटू 1/4πε0 के इंटू Q/r² होता है। तो यहाँ r² लिखने से पहले यहाँ ध्यान दीजिए प्लस Q आवेश के कारण हम ले रहे हैं ना, तो यहाँ प्लस Q ये तो मध्य बिंदु से इसके केंद्र O से P दूरी तक की दूरी कितनी है, r है। तो यहाँ ये प्लस L और ज़्यादा जुड़ गया, तो यहाँ पर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, r + L। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रदर्शित करेगा। और माइनस Q के कारण ये क्या हो जाएगा, आपका जो ये L दूरी है ये इतनी यहाँ से यहीं तक लिया जाएगा ना, लेकिन यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा जोड़ रहा है, ये जो की दूरी कितनी है L, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, r - L। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए एक बार फिर से फिगर को मेजर कर लेते हैं। मान लीजिए कोई आपको वैद्युत द्विध्रुव प्लस Q व माइनस Q बिंदु आवेशों से मिलकर बना है। इसके r दूरी पर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, O से वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये किस माध्यम में रखा है, कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर पड़ने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की व्यवस्था क्या हो जाएगी, इसके डायरेक्शन के ठीक इधर। क्यों? क्योंकि ये प्लस Q आवेश है, ये क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करता है, इसका डायरेक्शन ठीक विपरीत होगा। और माइनस Q आवेश के कारण E2 प्राप्त होगा जो कि उसकी दिशा के अनुरूप होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, आपका प्लस Q से P तक की दूरी है होगी आपकी r + L। तो यहाँ पर सूत्र होता है E बराबर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, 1/4πε0 K इंटू Q/r²। तो r की जगह यहाँ पर क्या हो रहा है, r + L, तो r + L का होल स्क्वायर। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक, इसी प्रकार से माइनस Q आवेश के कारण, अब काफ़ी हद तक आप लोग समझ चुके होंगे, माइनस Q के कारण क्या हो जाएगा, E2 = 1/4πε0 K इंटू Q क्या हो जाएगा, r - L का होल स्क्वायर। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, इसको समीकरण 2 बना लेंगे कि यहाँ सर Q ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आपने वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पढ़ रखी है कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यानी कि ये प्लस Q और ये माइनस Q आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब है अगर इसका मान 5 कूलाम होगा तो इसका भी मान 5 कूलाम होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर इन दोनों का परिमाण निकालने की कोशिश करेंगे हम, तो परिमाण, क्योंकि ध्यान रखिएगा E1 आपका क्या है, छोटा है किसके, E2 से। अब आप सोचोगे कि कैसे सर जी ने पहचान लिया कि E1 छोटा है E2 के। यहाँ पर ध्यान दीजिए R + L, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका हर क्या हो रहा है, आपका बड़ा हो रहा है। अंश के सापेक्ष इसका हर बड़ा हो रहा है। अगर किसी भी संख्या का अंश के सापेक्ष हर बड़ा हो जाता है तो वो संख्या छोटी हो जाती है। यहाँ पर r - L है, यानी कि r में से कुछ निकल रहा है, हर इसका छोटा हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बड़ी होगी इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात में। क्लियर हुआ? ये समझ में आया कि क्यों हो रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्योंकि E1 इज लेस देन E2 के, इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E2
माइनस E1। ध्यान रखिएगा E2 से बड़ी संख्या से छोटी संख्या को हम घटाते हैं, तो E2 माइनस E1। अगर यहाँ पर ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ प्लस क्यू रखा था, यहाँ पर माइनस क्यू। अगर यहाँ पर प्लस क्यू होता और यहाँ पर माइनस क्यू तो क्या प्राप्त हो जाता आपको? अगर ये डायरेक्शन ही हम चेंज कर देते, इसको E1 मान लेते, इसको E2 मान लेते, तो यहाँ पर E1 माइनस E2 हो जाता। समझ में आ रहा होगा आपको? इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है कि E2 माइनस E1 हो रहा है या कहीं कहीं किताबों में आपको मिल गया E1 माइनस E2। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ये प्लस क्यू और माइनस क्यू की अवस्थाएं जो भी हम मान रहे हैं उसके अनुरूप हम यहाँ पर मान रख रहे हैं। चलिए समीकरण 1 और 2 से इनका मान रखते हैं। क्या हो जाएगा? E2 का मान समीकरण 2 से रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू E1 का मान Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। इन दोनों चीज़ों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। पहली चीज़ तो आपको Q दिखाई दे रहा होगा कॉमन, और ये आपका नियतांक मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों में है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 1 की जगह Q कर लेते हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब इसके बाद E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू एलसीएम लेंगे हम दोनों का, तो R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। ऊपर क्या बचेगा? इस साइड आ जाएगा आपका R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपका R माइनस L का होल स्क्वायर। ये आप लोग एलसीएम लेना तो जानते ही हैं। तो अब आगे क्या हो जाएगा? यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र बन रहा है और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ चलिए आगे लिखते हैं। देखिए अगर इसको हम सूत्र के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ब्रैकेट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, और नीचे यहाँ पर ध्यान दीजिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो सूत्र क्या हो जाता है? यहाँ पर जो होल स्क्वायर है इसको समझ लीजिए, दोनों का हमने कॉमन ले लिया, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ सूत्र है आपका, एक सूत्र होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इस तरह से क्या हो जाता है इसका? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इन दोनों सूत्रों से आप परिचित हैं। ये वाला सूत्र यहाँ पर रखा गया है। अब क्योंकि इनका दोनों का होल स्क्वायर है तो इसके बाद मान लीजिए अगर यहाँ पर भी हम होल स्क्वायर लगाते तो इसके बाद इसका भी सूत्र इस तरह से हो जाता। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी लिखी गई है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ब्रैकेट तोड़ते हैं। अब देखिए ब्रैकेट तोड़ने पर क्या होगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। इस साइड का तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर चिन्ह आपके परिवर्तित हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस R स्क्वायर प्लस माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। देखिए क्या क्या कट रहा है आपका? R स्क्वायर यहाँ पर माइनस R स्क्वायर, तो ये आपका इससे कट गया। L स्क्वायर है यहाँ पर, ये माइनस है, ये भी कट गया। लेकिन प्लस 2RL यहाँ पर भी प्लस 2RL हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपके आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? इस तरह से लिखेंगे
E बराबर Q/4πε0 K इंटू, देखिए यहाँ पर 2RL और प्लस 2RL बचा था, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4RL अपान, नीचे क्या बचेगा R² माइनस L² पूरे का होल स्क्वायर। अब आपको एक सूत्र याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, P बराबर 2QL, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। तो यहाँ पर 4RL, R और L तो है L है, Q है, और 2 इंटू 2 कर देंगे तो 2 इंटू 2QL। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, E बराबर 1/4πε0 K इंटू, इसको साथ में लिख सकते हैं 2 इंटू 2Q और L इंटू R, इस तरह से लिखा जा सकता है। नीचे रहेगा R² माइनस L² का होल स्क्वायर। अब इसकी जगह हम किसका मान रख देंगे, P का मान रख देंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 K इंटू 2PR/R² माइनस L² पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने जब इसकी परिभाषा पढ़ी थी तो क्या पढ़े थे हम लोग कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदुआवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यानी कि L का मान बहुत ही कम होगा किसकी तुलना में, R की तुलना में। और अगर R की तुलना में, जैसा कि हम कह सकते हैं यहाँ पर क्योंकि L इज लेस देन एंड लेस देन किससे, R के, तो L² यहाँ पर मौजूद है, तो L² का मान R² की तुलना में और कम होगा। इसको इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं, मान लीजिए 0.5 दशमलव में कोई भी संख्या हो छोटी ही होती है, अगर ये छोटी संख्या इसका अगर हम वर्ग करें तो इसका मान आ जाता है 0.25, जो कि 0.5 की संख्या से छोटी है। अतः L², इसलिए L² का मान R² की तुलना में नगण्य मानते हैं, नगण्य मानने का मतलब है इसका मान इसके सूत्र में ज़्यादा परिवर्तन नहीं लाता है। तो अगर इसको L² को हम छोड़ देंगे तो सूत्र आपका इस तरह से प्राप्त हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 K इंटू 2PR/R², क्योंकि इसका मान 0 मान लेंगे हम तो निगलेक्ट कर देंगे। अब स्क्वायर कितना हो जाएगा, R⁴ इस तरह से लिख देंगे। E बराबर 1/4πε0 K इंटू 2PR/R⁴। एक R से एक R आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, E बराबर 1/4πε0 K इंटू 2P/R³। प्राप्त ये सूत्र वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा K, ये क्या है, परावैद्युतांक। निर्वात या वायु में K का मान कितना होता है, वायु में K बराबर 1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। और अगली वीडियो में हम लोग इसकी निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे।